हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल निधि वसीम मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम बात करेंगे कि इरैशनैलिटी जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 के सिलेबस में है उसे प्रूफ करने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी ज़रूरी हैं। इरैशनैलिटी जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसमें एक अंडर रूट साइन होता है। अंडर रूट के अंदर हमेशा एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सबसे पहले बात तो रिमेम्बर करने की है कि हमारे पास हमेशा एक अंडर रूट साइन होगा और उसके अंदर एक प्राइम नंबर होगा। आपके पास क्वेश्चंस हैं बुक में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अगर मैं ये ले लूँ 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 3 और ले लूँ 5 माइनस रूट 3, ये सारे प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात तो यही है समझने की कि इरैशनैलिटी के क्वेश्चन में एक हमेशा अंडर रूट का साइन जरूर होगा। दूसरी चीज जो हमें समझनी है, जब हम कहते हैं कोई किसी चीज का फैक्टर है, अब अगर मैं कह रही हूँ 2 जो है वो 36 का 2 इज अ फैक्टर ऑफ 36। अगर मैं ये कह रही हूँ 2 36 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 36 है, ठीक है, जब मैं ये करूंगी तो 2 यहाँ पे अगर मैंने लिखा, ठीक है, इस डंडे के इस तरफ मैंने 36 लिखा, 2 इस तरफ लिखा, तो मैं इसे डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, इसके फैक्टर्स लिख सकती हूँ। अब आप ये देख सकते हो कि इसके जो 36 के फैक्टर्स है, इसमें एक फैक्टर 2 है। इसका मतलब जब 2 इसका फैक्टर है तो मैं उसको इस तरह लिखूंगी। सपोज मुझे ये सारा नंबर नहीं पता तो मैं इसको क्या C लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि बाकी जो नंबर है वो मुझे पता ही नहीं है तो मैं उसको C मान सकती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे अननोन नंबर है और मुझे कहा जाता है 2 उसका फैक्टर है तो मैं क्या कैसे लिख सकती हूँ? सपोज मेरा अननोन नंबर है A और मुझे कहा गया कि 2 उसका फैक्टर है, तो मैं क्या A इज इक्वल टू 2C लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज यहां से जो हमें समझ आती है कि जब 2 36 का फैक्टर है तो 2 36 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लूँ 36 तो 2 अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये इसके फैक्टर्स हुए और 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो इसको डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पर बैठा हुआ है तभी वो इसे डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो मेरे पास लेफ्ट ओवर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया इसे। उसके बाद हमें क्या समझने की जरूरत है, हमने 2 थ्योरम्स करी थी चैप्टर नंबर 1 में। एक थ्योरम हमने की थी कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो फैक्टर्स जो होंगे वो यूनिक होंगे। और हमने एक थ्योरम करी थी जिसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर a अगर p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब, अगर कोई नंबर किसी के परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा a अगर p स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब वो उसको डिवाइड भी करेगा। फैक्टर मतलब वो उसे डिवाइड भी करेगा और उस a को भी वो डिवाइड, a जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। एक और चीज जो हमें इरैशनैलिटी का क्वेश्चन करने से पहले समझनी है कि अगर हमारे पास कोई भी अंडर रूट साइन है, अंडर रूट जब भी अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो हम जो नंबर उसके अंदर है वो विदाउट अंडर रूट लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमारे पास अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो मतलब अंडर रूट का हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट साइन हट जाता है। और अगर हम ये समझें कि अगर हमारे पास a है तो इसके 2 पार्ट्स हमेशा अंडर रूट a और अंडर रूट a होंगे। समझा? तो 3 चीजें जो हैं अभी तक हमने जो इम्पोर्टेंट लर्न करी वो ये है कि अगर कोई भी नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर होता है। दूसरी चीज, अगर वो उसका फैक्टर है तो वो यहाँ पर किसी अननोन नंबर के साथ, सपोज करो ये भी अननोन है ये भी अननोन है, 2
दिया हुआ है, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ। तीसरी चीज हमने जो थ्योरम करी थी कि a अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई भी अननोन नंबर अगर किसी के परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके विदाउट परफेक्ट स्क्वायर को भी, मतलब उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। और जब भी हमारे पास इरैशनैलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास हमेशा अंडर रूट में एक प्राइम नंबर होगा। और हमने एक प्राइम नंबर के बारे में चीज पढ़ी थी कि कॉम्पोजिट नंबर को हम हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इरैशनैलिटी को प्रूव करने के लिए? एक चीज हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन चीज को यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। उसमें क्या होता है, अब जैसे हमारे आपस में मम्मी पापा के साथ कई बार हो जाता है ना आर्ग्यूमेंट, कि मम्मी पापा कहते हैं कि ये बात सही है, और हम क्योंकि हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमें लगता है ये बात तो ऐसे सही है, हमें उसका ऑपोजिट सही लग रहा होता है। लेकिन जब हम लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ स्टेप्स आगे जाते हैं, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो वहां पर हमारे को लगता है कि हाँ मम्मी पापा ने जो कहा था वही सही है। So this is a contradiction, okay? Because you are thinking opposite of it, and then you are finding yourself wrong, and then you are saying that whatever was given was true. So this is the contradiction method, which we are going to use to prove irrationality of the numbers which are there in chapter number 1. और हमारे को क्या चीज यूज करते हैं यहाँ पे, हम एक चीज और यूज करते हैं। हम पहले अगर इसे कॉन्ट्राडिक्शन में लेते हैं, हमें हर क्वेश्चन में दिया गया है कि इसे इरैशनल प्रूफ करो, तो हम उसका ऑपोजिट क्या प्रूफ समझेंगे, क्या लेके चलेंगे, क्या अज्यूम करेंगे? हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। अब मैंने कहा लेट अस अज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। अगर मैंने इसे रैशनल बोला, रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं p एंड q, ठीक है, उनको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ फ्रैक्शन की फॉर्म में, जहां पर जो मेरा डिनोमिनेटर है q वो 0 नहीं हो सकता। हमने ये मान के चलना है, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि वो इरैशनल है, लेकिन हम उसे अज्यूम करेंगे कि वो रैशनल है। अब रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल का मतलब हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में जब भी हम लिखते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब एक और चीज हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, ये तो हमने मान ही लिया रैशनल नंबर है। दूसरा हम कहते हैं कि p और q जो है, ठीक है, जब मैंने इसके पास सपोज करो p और q के पास कॉमन फैक्टर था 2 और 2, ठीक है, अब मैंने अगर इसे काट दिया, इसके अंदर कॉमन फैक्टर भी बैठा था, ठीक है, उसे मैंने काट दिया, और सपोज मेरे पास आ गया a/b, जैसे कि इसमें इन दोनों में सिर्फ 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कैसे? अब जैसे अगर मैं लूं 3 और 4, ठीक है, ये क्या फॉर्म है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि इन दोनों में आपस में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं 6 और 9 लूं, ठीक है, 6 और 9 लूं, तो मेरे पास क्या है? 2 × 3 × 1, 3 × 3 × 1। अब मैं ये 3 को कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आया? 2 × 3 × 1 × 1। अब ये सिर्फ 1 जो है ये इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब 2/3 जो है वो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है 6/9 की, और उसके अंदर दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये एक दूसरे को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को कॉमन फैक्टर जब 1 होता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कोप्राइम कहते हैं, ठीक है। ये आपस में कोप्राइम क्या जोड़ा बना है? इन दोनों के पास सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर है, ये दोनों सिर्फ एक कॉमन फैक्टर 1 को ही शेयर करते हैं, बाकी किसी को नहीं करते। इसका मतलब होता है कोप्राइम होना, ठीक है। तो आपकी बुक में पहले वो p और q को इंटीजर लेता है, उसके बाद वो a/b को कहता है कि a और b जो है वो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और वो कोप्राइम है। लेकिन एंड में जाके क्या करता है वो, a और b जो है उसके पास एक और कॉमन फैक्टर आ जाता है 2,
और वहां पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन समझ आती है कि हाँ मैंने यहाँ पर तो पहले 1 ही सपोज किया था, पर अब तो मेरे पास 2 आ रहा है, इसका मतलब मेरी अजम्पशन गलत थी और जो मुझे दिया गया था वो सही था कि ये इर्रेशनल नंबर है। अब हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्यों यूज करना पड़ता है, हम जो दिया गया होता है उसे क्यों गलत मान के चलते हैं, क्योंकि मैथ्स में जो थ्योरम्स आती हैं उसके प्रूफिंग क्वेश्चंस में कई बार हमें ये मेथड यूज करना पड़ता है प्रूफ करने के लिए। और जब हम उसे रैशनल नंबर मानते हैं इरैशनल नंबर को, तो हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, और फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं हो सकता। और एक बात हम और कहते हैं कि ये दोनों के अंदर जो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है। अब एक चीज और हमें समझनी है इसमें कि जो भी इंटीजर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्यों? जैसे अगर मैं कहूँ -3, -2, -1, 0, अब इनके नीचे डिनोमिनेटर तो 1 है ही है ना? और अगर इसको मैं पॉजिटिव इंटीजर्स लिखूँ 3, 2, 1, 0, तो भी इनके नीचे 1 तो है ही है। हम डिनोमिनेटर 0 नहीं ले सकते लेकिन न्यूमरेटर तो 0 ले सकते हैं ना। तो सारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं और हम हर इंटीजर को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो इरैशनैलिटी के क्वेश्चंस प्रूफ करने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स का मोस्टली कंफ्यूजन ये होती है कि उन्हें ये पता ही नहीं लगता कि फैक्टर है तो वो डिवाइड क्यों कर रहा है। फैक्टर, अगर मैं ये भी कह सकती हूँ कि 2 अगर 36 का फैक्टर है तो वो उसको डिवाइड कर रहा है, और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि 36 2 का मल्टीपल है। आई होप ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी रैशनैलिटी के क्वेश्चन में। आपको मेरे लेक्चर से कोई वैल्यू मिली होगी। प्लीज शेयर माय लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।